नमस्कार। तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 26/11 मामले में डेविड हेडली के नए खुलासे। आईएसआई करती है पाकिस्तान में आतंकी संगठनों की मदद। भारत पाकिस्तान को सौंप सकता है नए सबूत। दिल्ली में राज्यपालों का 47वां सम्मेलन। राष्ट्रपति ने कहा, संविधान की मर्यादा बनाए रखने के लिए राज्यों की भूमिका अहम। केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए मांगा सहयोग। छत्तीसगढ़ और रेल मंत्रालय के बीच ऐतिहासिक समझौता। दुर्गम इलाकों में रेल लाइनों के विस्तार से कम होगी नक्सली समस्या। नई संयुक्त कंपनी का होगा गठन। सियाचिन के जाबाज हनुमंत थप्पा की हालत गंभीर। प्रधानमंत्री ने दिल्ली के आर्मी अस्पताल में जाकर पूछा हाल, बताया असाधारण सैनिक। हफ्ते के दूसरे दिन भी शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 266 और निफ्टी 89 अंक टूटा। डॉलर के मुकाबले रुपया 26 पैसे कमजोर। और आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। सियाचिन में चमत्कार हुआ है। 6 दिन से बर्फ में दबे सेना के जवान हनुमंत थप्पा को जिंदा निकाला गया है। हनुमंत थप्पा को दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने अस्पताल में जाकर हनुमंत थप्पा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री ने सेना के इस जवान की बहादुरी को असाधारण बताया है। पूरा देश जाबाज को सलाम कर रहा है। लांस नायक हनुमंत थप्पा सियाचिन में मौत को मात देकर जिंदा लौट आए हैं। 6 दिनों तक 25 फीट बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद भी उन्होंने जिंदगी की डोर को नहीं छोड़ा। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गईं, तब हनुमंत थप्पा एक चमत्कार की तरह बचाव दल को मिले। फिलहाल उनका दिल्ली के सेना अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेना प्रमुख ने अस्पताल पहुंचकर बहादुर सिपाही की सेहत के बारे में जानकारी ली। हनुमंत थप्पा की हालत गंभीर लेकिन स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि अगले 48 घंटे काफी मुश्किल भरे साबित हो सकते हैं। धारवाड़ जिले के कुंडागोला तालुका में हनुमंत थप्पा की सलामती की खबर से खुशी की लहर दौड़ गई। मातम में डूबे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। कुछ मैसेज नहीं मिल रहा था अभी तक, आज थोड़ा जिंदा है ऐसे मैसेज मिला। फैमिली पूरा बहुत खुश हो गया सर। करीब 1 हफ्ते पहले 3 फरवरी को सियाचिन में हिमस्खलन की खबर आई थी, जिसके एक दिन बाद सेना ने बर्फ में दबे सभी 10 जवानों के बचने की सभी उम्मीदों पर विराम लगा दिया था। 19,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे जंगी मैदान पर कुदरत की इस मार ने देश भर में हलचल मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। हम उनका रुख करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम जानते हैं शंकर प्रसाद जी कि जब भी इस तरह की सियाचिन में घटना होती है, ये मसला चर्चा में आता है। दुनिया के दुर्गम इलाकों में से एक, जहां हम जानते हैं तापमान -60 डिग्री तक पहुंच जाता है। सवाल ये है, इतनी बड़ी संख्या में जवानों को वहां तैनात करने की हमें कितनी जरूरत है? देखिए, इस बात को समझना इस समय बहुत जरूरी है। सियाचिन ग्लेशियर, जिसको हम सल्तारो रिज के नाम से कहते हैं, उस पर कब्जा करना बहुत जरूरी है स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से। ये एक एरिया बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया है। इसमें आपको मालूम है, एक तरफ पाकिस्तान की सरहद है, दूसरी तरफ ऊपर से चाइना की सड़क है। और इस चीज के लिए ये जो रास्ता खुलता है, ये लद्दाख वैली के अंदर खुलता है। जो ये रिज लाइन है, इसके परली तरफ जहां पर सियाचिन ग्लेशियर है, जो 9842 से ऊपर जाता है, और उसकी साउथ में अगर आए तो वो लद्दाख की जो वैली है उसमें आता है। अगर इस इलाके पर कब्जा नहीं होता टाइम से 1984 में जब ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च हुआ, तो हो सकता था कि लद्दाख को थ्रेटन कर सकता था पाकिस्तान, उसको साथ चाइना भी मिलकर कर सकता था। आपने देखा होगा कि कुछ महीने पहले, तकरीबन 1 साल पहले, DBO में भी चाइना ने घुसपैठ की थी। काफी दिन तक तंबू लगा के रहे थे, उसके बाद वहां से वो वापस चले गए थे। तो इस एरिया की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस तो अनडाउटेडली है ही। इसलिए इस एरिया पर कब्जा रखना बहुत जरूरी है।
अगर हम कब्जा 1984 में नहीं करते, टाइमली नहीं करते, तो शायद पाकिस्तान इस पर कब्जा कर लेता। लेकिन पाकिस्तान को हम लोगों ने डिफीट कर दिया टाइमिंग के अंदर, और वहां जाके कब्जा करने के लिए। जी, सवाल इसलिए भी है क्योंकि 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के बाद, 2003 के बाद हमने देखा यहाँ आपसी गोलीबारी नहीं हुई। आपसी गोलीबारी में इतने सैनिक नहीं मारे गए जितना विपरीत मौसम का सामना करते हुए जाने गई हैं। और हम जानते हैं कि 3 से 4 हजार सैनिक यहाँ तैनात होते हैं। लगभग 5 करोड़ का हर रोज खर्च आता है। क्या इतनी संख्या में सैनिकों के वहां तैनात होने की जरूरत है? सवाल इस पर है। देखिए, सवाल इस पर यह है कि इस समय देश की रक्षा, देश की सिक्योरिटी, देश की आम और शान के लिए इसे हमें रखना जरूरी है। हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा हादसा हो जाए जिससे देश के ऊपर सिक्योरिटी का इफेक्ट पड़ जाए। हम कोई इलाके को खोना नहीं चाहते। लेकिन आपका जो सवाल है वो दूसरी तरफ दिखा रहा है कि क्या वहां रहना बहुत आवश्यक है। जी, आवश्यक है। इसी मारे सरकार खर्चा कर रही, इसी मारे एक ब्रिगेड से ज्यादा लगभग वहां रहते हैं लोग। और लेकिन अब आपका सवाल जो पॉइंट कर रहा है कि क्या इसको डीमिलिटराइज किया जा सकता है, शायद मेरे ख्याल से आपका सवाल उस तरफ दिखाया जा रहा है। जी जी जी, अवश्य। इसमें मैं आपको जरा बता दूं कि 1992 में पाकिस्तान का एक डेलीगेशन भारत आया था, जिसमें यही मुद्दे पर लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ था। और उसमें कुछ सुझाव भारत की तरफ से रखे गए थे, कुछ सुझाव पाकिस्तान की तरफ से रखे गए थे कि सियाचिन ग्लेशियर को डीमिलिटराइज कैसे किया जाए, स्ट्रेंथ को कैसे कम किया जाए और किस जगह पे विड्रॉ करके लोगों को रखा जाए। लेकिन उस पर सहमति नहीं हो सकी। उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, शायद सरकार ने डिस्कस किया होगा, किसी वजह से नहीं हो पाया। लेकिन इस समय जो आपका सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर से कम नहीं कर सकते, जी नहीं, अवश्य कम नहीं कर सकते। अगर एक भी पिकेट हमने छोड़ दिया तो पाकिस्तान उस पर आकर कब्जा करेगा। आपने पाकिस्तान को तो देखा है कारगिल में किस तरह से धोखा दिया। जो आज की तारीख में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन है, जो आज की तारीख में इंडिया पाकिस्तान में ट्रस्ट डेफिसिट है, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम 1 इंच भी ग्राउंड 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पाकिस्तान पर भरोसा करना इस समय बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो आपकी राय क्या है कि अब भारत और पाकिस्तान को किसी सूरत में जी ये रिस्क नहीं लिया जा सकता भारत की तरफ से, आप ऐसा कह रहे हैं। लेकिन क्या आपकी राय है कि अब जब भारत और पाकिस्तान की बातचीत हो, क्योंकि हम जान रहे हैं 1985 के बाद ये मसला हर बार आगे की वार्ता के लिए बढ़ता रहा है, इसको कहीं ना कहीं ऊपर लाया जाए, सियाचिन के मसले को भी? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो जो ट्रस्ट डेफिसिट है, जिसको हम लगातार इस्तेमाल करते रहे लफ्ज को, उसको दूर किया जाए। एक सियाचिन का मसला है, एक इधर सर क्रीक का मसला है, एक लाइन ऑफ कंट्रोल पे कंटिन्यूअस फायरिंग का मसला है, एक ट्रेनिंग कैंप्स जो चल रहे हैं सरहद के पार, उनका मसला है, एक रोज अटैक हो जाता है, कभी गुरदासपुर में, कभी पठानकोट में, कभी उधमपुर में, ये मसले। तो ये जो चीजें टेररिज्म की पाकिस्तान ने फैला रखी हैं, जिससे कोई ट्रस्ट ही नहीं रहा, कोई फेथ नहीं रहा। अब एक तरफ तो बातचीत की पहल करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ ये पठानकोट में अटैक कर देते हैं। तो ये कब तक चलेगा? अगर पाकिस्तान वाकई में भारत के संग मिलकर रहना चाहता है तो सियाचिन पे बात करें, सर क्रीक पे बात करें, सरहद पे फायरिंग बंद करें, ट्रांस बॉर्डर टेररिज्म बंद करें, पठानकोट जैसे हादसे न करें। अब आपने हेडले का भी आज सुन ही लिया, हेडले ने क्या क्या बयान दिए हैं। एलिटीक है, उनकी आईएसआई के संग मिली हुई है, जैशे मोहम्मद मिली हुई है, हाफिज सईद मिले, ये सब बातें सामने आ रही है ना। तो इसको आप पूरा देखेंगे तो कैनवस में लगा के, तो माहौल किस तरह का बन रहा है आजकल। इस माहौल को दूर करना अवश्य जरूरी है। सियाचिन जैसी जगह में एक ह्यूमन बीइंग का रहना नामुमकिन है। इट्स एन इम्पॉसिबल प्लेस फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू लिव। और जी जल्दी से एक कमेंट आपसे और लेना चाहूंगी। जी, ये तो आपसी बातचीत और वहां सेना की सैनिकों की मौजूदगी को लेकर हुई, लेकिन कितनी तैयारी हमारी तरफ से है इस कठिन परिस्थितियों में तुरंत मेडिकल रेमेडी मुहैया कराई जाए, या इस तरह की अगर परिस्थितियां हो तो तुरंत सहायता मुहैया कराई जाए, इसके लिए किस तरह की तैयारियां हैं? जी हमारी इसमें तैयारी मैं समझता हूँ पूरी सक्षम है, पूरी 100% है। हम लोगों की अच्छी एक्लेमेटाइजेशन कराते हैं, बाकायदा एक्लेमेटाइजेशन कराते हैं। हर एक व्यक्ति जो जाता है उसकी मेडिकल जांच होती है, उसको इक्विपमेंट मिलता है, उसको इक्विपमेंट को किस तरह से इस्तेमाल करना सिखलाई दी जाती है, उसको हालात जिस तरह आ जाए तो उसमें किस तरह से जूझना चाहिए उसकी सिखलाई दी जाती है। और कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए, सम नंबर ऑफ मंथ्स में एक आदमी वहां रहता है, उसके बाद उसकी रोटेशन होती है। तो और इसके अलावा इसकी कैजुअलिटी इवैक्यूएशन की हमारे पास। लेकिन मैं ये भी कह दूं साथ साथ कि वहां पे कैजुअलिटी इवैक्यूएशन इज नॉट इजी। हमारे हेलीकॉप्टर से जरिए ही वहां पर पूरी मेंटेनेंस होती है। लॉजिस्टिक सपोर्ट इज टोटली बाय हेलीकॉप्टर, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन इज टोटली बाय हेलीकॉप्टर।
और हेलीकॉप्टर एजिंग हो रहे हैं, ये भी आपने सुना होगा। जी। सरकार को ये भी इस पर सोचना है कि हेलीकॉप्टर्स को किस तरह से मॉडर्नाइज जी, किया और जाए। इसको जी तो इसमें कई एक मसले हैं, लेकिन आपका प्राइमरी सवाल ये है कि भारत सेना क्या इसके लिए तैयार है? जी, भारत सेना तैयार है। भारत सेना की कई एक बटालियंस बिना कैजुअलिटी के भी वापस आती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि इन्होंने कोई लापरवाही की है। इन लोगों के सामने एक बड़ा भारी स्नो ब्लिजर्ड आ गया, वो नेचुरल फिनोमिना है, उसको कोई रोक नहीं सकता। -60 डिग्री में 25 फीट 30 जी, फीट की यानी बर्फ के फिलहाल नीचे देखना लोग होगा फंस और गए। एडवांस ये एक कैसे बड़ा- किया जाए ताकि तुरंत सहायता मुहैया कराया जाए। अभी भी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन चुनौतियां भी कई हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल पहली खबर में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। छब्बीस 11 मुंबई हमले में नए खुलासे। हेडली ने दूसरे दिन भी उगले कई राज। Ali and Major Iqbal, their ISI guys. आईएसआई करता है लश्कर, जैश और हिजबुल की मदद। क्या पाकिस्तान करेगा कार्रवाई? देखिए पहली खबर, हेडली के खुलासे, आज रात 8 बजे। हेडली ने आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की एक बार फिर किरकिरी कर दी। उसने आज साफ साफ खुलासा कर लिया कि लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन को पैसा पाकिस्तान के सरकारी महकमे से जाता है और उन्हें भारत के खिलाफ कार्रवाई के सारे निर्देश पाकिस्तान की उसी सरकारी महकमे की तरफ से दिए जाते हैं। भारत उसके बयान की वीडियो प्रति नए सबूतों के साथ पाकिस्तान के पास भेजेगा। मुंबई में हुए आतंकी हमले की जांच में गवाही के दौरान डेविड कोलमैन हेडली ने कई खुलासे किए। हेडली ने बताया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लश्कर ए तैयबा को फंड, हथियार, प्रशिक्षण और नैतिक समर्थन देती है। पाकिस्तान में ऐसे संगठनों को यूनाइटेड जिहाद काउंसिल कंट्रोल करती है। गवाही के दौरान हेडली ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के अलग अलग संगठन आईएसआई के निर्देश पर काम करते हैं। डेविड हेडली ने यह बात साफ बता दी कि आईएसआई लश्कर तोयबा को मिलिट्री सपोर्ट करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट करता है और मॉरल सपोर्ट करता है। इसलिए हमने कुछ चंद लोगों के जो आईएसआई के लोग हैं उनके नाम पूछे, उनसे वो बहुत खूबी जानता है। ये भी बात उसने आज कही। हेडली ने अपनी गवाही के दूसरे दिन ये भी बताया कि पाकिस्तान की योजना 26/11 के पहले ताज होटल में ही भारतीय वैज्ञानिक और रक्षा वैज्ञानिकों की कॉन्फ्रेंस पर भी हमला करने की थी, लेकिन हथियार समय पर नहीं मिल पाने की वजह से वो हमला सफल नहीं हो पाया। उस हमले का मकसद भारत के रणनीतिक थिंक टैंक को कमजोर और आतंकित करना था। उन्होंने कहा कि मैं बार बार मुंबई में आता था। एक वक्त मेरे साथ मेरी पत्नी भी आई थी और मेरी पत्नी के आने के बाद मैं होटल ताज और होटल ओबेरा में रुका था। होटल ताज का मैंने 2nd फ्लोर का वीडियोग्राफ लिया था, क्योंकि मुझे एलएटी ने कहा था कि इंडियन साइंटिस्ट की इनके कॉन्फ्रेंस होने वाली है 2nd फ्लोर होटल ताज में और उसे उनको अटैक करना होगा। विदेश मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि भारत इन सारे सबूतों को मिलाकर पाकिस्तान के पास एक और डोजियर भेजेगा। भारत देखेगा कि इस पर पाकिस्तान क्या कदम उठाता है और इसी से पाकिस्तान के साथ संबंध सामान्य बनाने के बारे में आगे का निर्णय लिया जाएगा। All these facts which has been put forth by Headley in corroboration with the circumstantial evidences, when it will be put forth in front of the Pakistani agencies by the Indian investigative agencies, definitely it is going to be a very heavy dossier. अपने बयान में हेडली ने आईएसआई अधिकारी ब्रिगेडियर रियाज के बारे में भी बताया और ये भी कहा कि वही अधिकारी लश्कर तैयबा के दूसरे सबसे बड़े कर्ताधर्ता ज़कीउर रहमान लखवी के सीधे संपर्क में रहता था, उसकी सुविधाओं का ख्याल रखता था और आदेश देता था। हेडली के बयान ने विदेश मंत्रालय को एक बार फिर से सकते में डाल दिया है। पाकिस्तान के सेना और आईएसआई जैसे महत्वपूर्ण महकमों का उद्देश्य भारत को नुकसान पहुंचाना हो गया है और उसमें वो आतंकवादी संगठनों की मदद ले रहे हैं। ऐसे में राजनयिक पहल कब, क्यों और कैसे ली जाए, इस पर मंथन जारी है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए दिल्ली से अखिलेश सुमन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि देश में शिक्षा के स्तर को सुधारने में राज्यपाल अहम भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 47वें सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर राष्ट्रपति ने बातें कही।
उन्होंने कहा कि विश्व में धीमी आर्थिक गति, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा की चुनौतियों के कारण 2015 देश के लिए काफी मुश्किल भरा रहा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को शांति से बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति ने कम बारिश पर चिंता जताते हुए किसानों की समस्या पर विशेष ध्यान की अपील की और केंद्रीय योजनाओं को प्रभावी तरीके से अमल में लाने के लिए राज्य सरकारों की भूमिका को अहम बताया। केरल विधानसभा में सौर घोटाले के मुद्दे पर गतिरोध रहा। मंगलवार को विपक्षी दल एलडीएफ ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मुख्यमंत्री ओमान चांडी के इस्तीफे की मांग की। सदन की कार्रवाई से पहले विपक्ष ने कार्य स्थगन का प्रस्ताव रखा, जिस पर मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन विपक्ष ने जोरदार विरोध करते हुए उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। विपक्षी सदस्य सौर मामले में मुख्य आरोपी सरिता एस नायर की तरफ से चांडी और बिजली मंत्री ए मोहम्मद के खिलाफ लगाए गए रिश्वत संबंधी आरोपों पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे। वहीं मुख्यमंत्री ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। चांडी सरकार पर सोलर घोटाला और बार घूसखोरी मामले में आरोप लगे हैं और विपक्ष इस मुद्दे को अगले विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल करना चाहता है। इसके मद्देनजर विपक्ष के तमाम नेताओं ने चांडी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी 2 दिनों के केरल दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन राहुल जन रक्षा यात्रा के समापन के मौके पर शामिल हुए और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित किया। इसे राज्य में यूडीएफ के चुनावी अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। इससे पहले उन्होंने राज्य के नेताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर जायजा लिया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। बुधवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी कोच्चि जाएंगे, जहां वो स्टार्टअप कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और एनएसयूआई की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। सोलर घोटाले में मुख्यमंत्री ओमान चांडी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और इस साल अप्रैल और मई के महीने में राज्य में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा से कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीसीए में कथित धांधलियों के मामले में अदालत की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग को खारिज कर दिया है। कीर्ति आजाद, बिशन सिंह बेदी समेत दूसरे क्रिकेटरों ने याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट का कहना है कि सीबीआई इस मामले की जांच पहले ही शुरू कर चुकी है और फिलहाल ये शुरुआती दौर में है। ऐसे में इस याचिका को अभी मंजूर नहीं किया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने कहा कि किसी मामले को महज इस आधार पर एसआईटी के हवाले नहीं किया जा सकता कि उसमें किसी केंद्रीय मंत्री का नाम आया है। ये फैसला तथ्यों के आधार पर ही लिया जा सकता है। दिल्ली नगर निगम के मामले में कांग्रेस और बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उधर नगर निगम के सफाई कर्मचारियों का एक गुट अभी भी हड़ताल पर है। इन सफाई कर्मियों की मांग है कि जब तक इन्हें पूरी सैलरी नहीं मिल जाती, वो अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। हाथों में झाड़ू लेकर नगर निगम के ये सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जब तक इनकी पूरी सैलरी नहीं मिल जाती, ये ना तो अपनी हड़ताल खत्म करेंगे और ना ही अपना विरोध। सफाई कर्मियों ने दिल्ली सरकार पर मांगों पर विचार नहीं करने का आरोप भी लगाया। हमारे कर्मचारियों को हटाया जाएगा, परमानेंट नहीं किया जाएगा, इसलिए इनके मंत्रियों के खिलाफ हम सड़कों पर उतरे हुए हैं। कल हाई कोर्ट में इन्होंने निगम में झूठ बोला कि सबकी सैलरी दे चुके हैं, जबकि सैलरी किसी की नहीं आई है। उधर दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने हाथों में तख्ती लेकर दिल्ली सरकार का विरोध किया। इन लोगों ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर तक मार्च कर मामले का स्थायी हल निकालने की मांग की। उधर बीजेपी ने भी दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए। ये वही सरकार है जिसने एडहॉक को परमानेंट करने के वायदे के ऊपर सबसे वोट लिए और सत्ता में आए, और एडहॉक और टेम्पररी लोगों की एक्सप्लॉयटेशन होती है। कैसे हम उम्मीद करेंगे कि उन सब लोगों को नौकरी से निकालने के ऊपर के बाद में सब चीजें सही हो जाएंगी। जो समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए लोग हैं, इनके साथ किस तरह का ये व्यवहार कर रही है कि वो चाहती है कि इनके घरों के चूल्हे जलने बंद हो जाएं। सोमवार को सफाई कर्मचारियों के एक गुट ने 2 दिन के भीतर पूरी सैलरी मिलने की शर्त पर हड़ताल खत्म कर दी थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सफाई कर्मियों से हड़ताल खत्म करने की बात कही थी। एमसीडी कर्मचारियों के वेतन के लिए दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल नजीब जंग ने लोन दिए हैं। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ सरकार और भारतीय रेल ने मिलकर राज्य में रेल लाइनों के विस्तार के लिए आज ऐतिहासिक समझौता किया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह की मौजूदगी में आज रेल भवन में समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 2 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्यों के साथ संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने को भी मंजूरी दी गई थी। भारतीय रेल को सबसे अधिक राजस्व देने के बाद भी रेल सेवाओं में उपेक्षित छत्तीसगढ़ में एक नई उम्मीद जगी है। अब राज्य में नई रेल लाइनों के विस्तार के लिए राज्य और रेल मंत्रालय एक संयुक्त उपक्रम कंपनी बनाने जा रहे हैं। कंपनी में छत्तीसगढ़ सरकार का हिस्सा 51% और रेल मंत्रालय का 49% होगा। इससे 760 किलोमीटर लंबी 3 महत्वपूर्ण रेल लाइनें बनेंगी। देश की जो नैसर्गिक संपदा है उसको बढ़ोतरी करके देश का विकास जल्द करने के लिए हमने राज्यों के साथ में एक जॉइंट वेंचर कंपनी करने का जो फैसला किया था, उसके लिए हमने अलग अलग राज्यों से जो सहमति मिली थी उसमें छत्तीसगढ़ ऐसा पहले एक राज्य था। देश में खनिज संपदा में अग्रणी छत्तीसगढ़ में अभी 1180 किलोमीटर रेल लाइनें ही हैं। इस समय राज्य में 546 किलोमीटर रेल लाइनों का निर्माण कार्य चल रहा है। इनको शामिल कर अगले 6 सालों में 1200 किलोमीटर से अधिक नई रेल लाइनें बन जाएंगी। यह आंकड़ा राज्य में अब तक बनी रेल लाइनों में भी सबसे अधिक होगा। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने माना कि नक्सली समस्या के बावजूद रेल लाइनें बनेंगी। जैसे जैसे विकास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आतंकवाद नक्सलवाद की समस्या कम होती जा रही है और अभी हम काफ़ी रेलवे का निर्माण 17 किलोमीटर तक तो हमने शुरू किया है। 50 किलोमीटर तक भी इस साल के अंत में अगले साल हम पूरा कर लेंगे। तो ये समस्या नहीं है कि नक्सल हिंसा की वजह से काम रुकेगा। इस नई पहल से संसाधनों की तंगी से जूझ रही भारतीय रेल को एक नई ताकत मिलेगी। नई लाइन, दोहरीकरण जैसी लंबित परियोजनाओं के लिए रेलवे को 3.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए। अलग कंपनी बनाने से कामों को गति मिलेगी, राज्यों को भी फायदा होगा और रेलवे को भी। लेकिन यह प्रयोग जमीन पर कितना मुफीद होता है, यह देखना बाकी है। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मल्टी ब्रांडिंग फूड रिटेलिंग में 100% विदेशी निवेश की इजाजत देने की पैरवी की है। मंगलवार को उद्योग जगत की प्रतिनिधि संस्था एसोचैम के एक कार्यक्रम में उन्होंने इसकी हिमायत की। इससे पहले मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई पिछले 1 दशक में सबसे विवादित आर्थिक मुद्दा रहा है। तीखे विरोध के बीच 2012 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% एफडीआई की इजाजत दी थी। मल्टी ब्रांड फूड रिटेल से सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है। रिसर्च संस्था क्रिसल के अनुसार भारत में रिटेल बाजार करीब 25 लाख करोड़ रुपए का है, जिसका 69% हिस्सा फूड और ग्रोसरी रिटेल का है। अगर भारत सरकार फूड रिटेल में 100% एफडीआई की इजाजत देती है तो भारतीय रिटेल बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा एफडीआई के लिए खुल जाएगा। भारत में करीब 22 करोड़ लोग छोटे घरेलू रिटेल कारोबार से जुड़े हुए हैं। बाजार में गिरावट का दौर जारी है। मंगलवार को भी शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स नीचे फिसला तो निफ्टी भी 7300 के नीचे आ गया। कारोबारी सत्र खत्म होते होते सेंसेक्स और निफ्टी में 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 266 अंक गिरकर 24,000 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 89 अंकों की गिरावट के साथ 7,298 अंकों पर बंद हुआ है। बात खेल की दुनिया की। भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। बीरपुर में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने श्रीलंका को 97 रनों से हराया। भारत ने श्रीलंका के सामने 268 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 170 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने अनमोलप्रीत सिंह की 72 और सरफराज खान की 59 रन की पारी की बदौलत 9 विकेट पर 267 रन बनाए। भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और अरमान जाफर ने टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया। श्रीलंका की तरफ से एएम फर्नांडो को 10 ओवर में 43 रन देकर 4 विकेट, जबकि कुमारा और निमेश को 2-2 विकेट मिले। फाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश और वेस्टइंडीज
कि मैच के विजेता से होगा। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील कोइराला का आज निधन हो गया। 79 साल के कोइराला ने काठमांडू में आखिरी सांस ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई बड़ी हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।